अगला सांद्रण पद हम देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन। जैसा नाम से स्पष्ट है, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। जब विलेय की मात्रा या विलेय का सांद्रण पूरे विलियन में बहुत ही कम होता है तब हम इस सांद्रण पद का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पर जो विलेय की मात्रा है वह बहुत ही कम है, मतलब यानी 10 लाख ग्राम विलियन में विलेय का केवल ग्राम में मात्रा है, विलेय की मात्रा केवल ग्राम में है, पार्ट्स पर मिलियन, तो 10⁶ ग्राम पूरे विलियन का पार्ट है और उसमें से विलेय कुछ ग्राम में प्रेजेंट है, उस समय हम इस सांद्रण पद का प्रयोग करते हैं। ppm या पार्ट्स पर मिलियन का यदि हम फॉर्मुलेट करें इसको, तो जिस भी घटक के लिए हम ppm ज्ञात करना चाहते हैं तो घटक A, यदि 2 घटक है वहाँ पर तो घटक A का ppm यदि निकालें तो यहाँ पर घटक A का द्रव्यमान और विलियन का कुल द्रव्यमान, घटक A का द्रव्यमान यानी विलियन के कुल द्रव्यमान में उस घटक A का द्रव्यमान कितना है, तो घटक A का द्रव्यमान बटा विलियन का कुल द्रव्यमान गुणा 10⁶। तो इस तरह से हम किसी भी विलेय पदार्थ के लिए जो ppm है, पार्ट्स पर मिलियन के रूप में उसका सांद्रण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे समुद्री जल में हम देखते हैं कि समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। ये हम कह सकते हैं कि 10⁶ ग्राम में प्रेजेंट है 5.8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 5.8 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम। तो यहाँ इसको हम जब व्यक्त करेंगे तो 5.8 ppm के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ हम ppm को ज्ञात करने से संबंधित एक प्रश्न को देख लेते हैं। यदि 50 किलोग्राम जल में 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट का ppm के आधार पर उसकी मात्रा क्या होगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट का ppm सांद्रण यदि ज्ञात करेंगे तो चूंकि उसकी जो मात्रा है वो ग्राम में दी हुई है और जल की जो मात्रा है वो किलोग्राम में दी हुई है, तो 50 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा है वो 1 ग्राम है, तो 1 बटे में होगा, जल है उसका द्रव्यमान है 50 किलोग्राम, तो उसको हमने चेंज कर लिया 50,000 गुणा 10⁶। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का ppm में सांद्रण निकलता है 20 ppm। तो बहुत ही कम जब विलेय की मात्रा होती है उस समय हम ppm सांद्रण पद का प्रयोग करते हैं। अक्सर जल में यदि कोई प्रदूषक पदार्थ है या वायुमंडल में प्रेजेंट जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं तो वहाँ पर उसको कैलकुलेट करने के लिए या प्रदूषक होते हैं उसके सांद्रण को दर्शाने के लिए ppm सांद्रण पद को प्रयोग करते हैं। समुद्री जल में प्रेजेंट जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी मात्रा को दर्शाने के लिए भी हम, विभिन्न प्रकार के गैसों की मात्रा को दर्शाने के लिए भी हम ppm शब्द का प्रयोग करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का प्रयोग करते हैं। अब हम अगला सांद्रण पद देखते हैं, मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं। आपके प्रयोगशाला में आप इस मोलरता शब्द का बहुत बार प्रयोग करते होंगे। तो M जो है कैपिटल M, मोलैरिटी इसका इंग्लिश वर्ड है, तो कैपिटल M से मोलरता को दर्शाया जाता है, यानी विलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता से दर्शाते हैं। मोलरता एक ऐसा सांद्रण पद है जो कि तापमान से प्रभावित होता है, क्योंकि तापमान से आयतन प्रभावित होता है और पर लीटर में प्रेजेंट जो विलेय के मोलों की संख्या में भी परिवर्तन होता है यदि हम तापमान को बढ़ाते या घटाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मोलरता जो है वो तापमान से प्रभावित होता है, क्योंकि मोलरता पूरी तरह से एक ऐसा सांद्रण पद है जो कि आयतन आधारित होता है। तो मोलरता का जब हम सूत्र लिखेंगे तो मोलरता यानी कैपिटल M विलेय के मोलों की संख्या बटा विलियन का लीटर में आयतन। अब इस सूत्र को हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पर उसको हम कन्वर्ट कर देंगे विलेय का ग्राम में भार और विलेय का अणुभार। मोलों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए विलेय का ग्राम में भार बटा विलेय का अणुभार। यदि हमें विलियन का आयतन
मिलीलीटर में लेना है या मिलीलीटर में प्रश्न दिया है तो हम नीचे लिखेंगे विलियन का मिलीलीटर में आयतन और ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। तो अब हमारे पास मोलरता के लिए जो फॉर्मूला है वह होगा विलेय का ग्राम में भार बटा विलेय का अणु भार, विलियन का ml में आयतन नीचे और ऊपर 1000 से गुणा। यदि विलियन का आयतन लीटर में दिया हुआ है तो हम यहाँ पर सूत्र को इस प्रकार लिख सकते हैं कि विलेय का ग्राम में भार बटा विलेय का अणु भार, नीचे होगा विलियन का लीटर में आयतन, ऊपर फिर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। के पास एक सॉल्यूशन है जहाँ पे लिखा है 1 मोलर 1 m 1 कैपिटल M। इसका अर्थ होगा कि विलियन के 1 लीटर में विलेय का 1 ग्राम मोल घुला हुआ है, तो उसे 1 m से दर्शाया जाएगा। यदि हमारे पास सांद्रण पद है m/2, m/10 या m/100, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे m/2। m/2 को कहा जाता है सेमी मोलर और m/100 को कहा जाता है सेंटी मोलर और m/10 को कहा जाता है डेसी मोलर। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि m/2 का क्या अर्थ है। m/2 का अर्थ है कि किसी भी विलेय पदार्थ, चाहे वो विलेय कोई भी हो, किसी भी विलेय पदार्थ के अणुभार का यदि आधा भाग, जितना भी उसका अणुभार है उसका आधा भाग 1 लीटर में डिज़ोल्व है, तो उसको हम m/2 से दर्शाएंगे। यदि m/100 लिखा है, इसका अर्थ है कि उस विलेय पदार्थ का जितना भी अणुभार है उसका 1/100वां भाग 1 लीटर विलियन में प्रेजेंट है। इसी तरह से यदि m/10 लिखा है तो इसका अर्थ होगा कि उस विलेय के अणुभार का 1/10वां भाग 1 लीटर विलियन में प्रेजेंट है। तो इस तरह से इसके कुछ नाम से भी हम परिचित हो गए और इसका क्या अर्थ है कि m/10 यानी उस विलेय पदार्थ के अणुभार का 1/10वां भाग उस विलियन के 1 लीटर में घुला हुआ है, तो इसे m/10 से दर्शाते हैं। यदि मोलरता संबंधित प्रश्न को हम हल करेंगे तो एक छोटा सा प्रश्न हम देख लेते हैं कि यदि हमारे पास 4 ग्राम NaOH दिया गया है, उसको 100 ml विलियन में घोलने के बाद उस सॉल्यूशन की मोलरता क्या होगी यह ज्ञात करना है। 4 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलियन की मोलरता क्या होगी? तो सूत्र के अनुसार हम सबसे पहले लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय यहाँ पर है NaOH, विलेय का द्रव्यमान है 4 ग्राम, विलेय का अणुभार है 40, NaOH का आप कैलकुलेट कर सकते हो, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो इस तरह से 40, तो 4/40। चूँकि विलियन का आयतन यहाँ पर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो हम नीचे लिखेंगे 100 और ऊपर लिखेंगे 1000। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 मोलर NaOH का सॉल्यूशन यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम मोलरता की गणना कर सकते हैं। मोलरता की इकाई को हम ग्राम मोल प्रति लीटर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम अगला सांद्रण पद देखते हैं, मोललता। मोललता जिसे मोलैलिटी भी कहते हैं और इसे स्मॉल m से दर्शाया जाता है। मोललता पूरी तरह से द्रव्यमान आधारित पद है। मोललता को यदि हम परिभाषित करें तो किसी भी विलायक के 1 किलोग्राम में या विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कह सकते हैं। मोललता को जब हम सूत्र के रूप में देखेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। मोलों की संख्या को यदि हम सूत्र के रूप में लिखें तो विलेय का ग्राम में भार बटा विलेय का अणुभार, और यदि विलायक का द्रव्यमान ग्राम में लिया गया तो नीचे विलायक का ग्राम में द्रव्यमान और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है तो सूत्र में हम ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे। आइए अब हम एक छोटा सा
सवाल देख लेते हैं कि किस प्रकार से मोललता की गणना कर सकते हैं। प्रश्न है हमारा कि 2.82 ग्राम ग्लूकोज को यदि 30 ग्राम जल में घोला गया है तो इस विलयन की मोललता क्या होगी। तो यहाँ पर 30 ग्राम विलायक का द्रव्यमान है और 2.82 ग्राम ग्लूकोज का दिया गया द्रव्यमान है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं C6H12O6। आप इसको परमाणु भार के आधार पर इसके अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो ग्लूकोज का अणुभार होगा 180। मोललता का सूत्र लिखेंगे तो विलेय का द्रव्यमान यानी विलेय का जो भी द्रव्यमान है बटे में लिखेंगे विलेय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान और नीचे विलायक का ग्राम में द्रव्यमान और ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। तो अब हम मान रखते हैं ग्लूकोज का दिया गया द्रव्यमान है 2.82, उसका आणविक द्रव्यमान है 180, नीचे उसका द्रव्यमान लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान 30 ग्राम और ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.52। ये जो 0.52 है यह मोललता प्राप्त हुई और इसको हम स्मॉल m से दर्शाएंगे। मोललता की इकाई को हम लिख सकते हैं ग्राम मोल प्रति किलोग्राम और यदि प्रश्न हल करेंगे तो जो भी हमारे पास वैल्यू आती है उसके साइड में हम स्मॉल m से दर्शाएंगे। इसी तरह से जब मोलरता के प्रश्न को हल करेंगे तो जो भी आंसर आता है उसको हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो मोललता पूरी तरह से द्रव्यमान आधारित पद है और यह किसी भी प्रकार से तापमान से प्रभावित नहीं होता है, तापमान से यह स्वतंत्र होता है। जब मोललता और मोलरता संबंधित प्रश्न आते हैं और यहाँ अगर आयतन नहीं दिया है, घनत्व दिया है, तो हम घनत्व के आधार पर भी प्रश्न को हल कर सकते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो उस आधार पर हम आयतन कैलकुलेट कर लेंगे और मोलरता वाले प्रश्नों को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मोलरता एवं मोललता में अंतर देख लेते हैं। मोलरता 1 लीटर विलयन में किसी विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोललता 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोलरता का संबंध विलयन के आयतन से होता है और मोललता का संबंध विलायक की मात्रा से होता है। मोलरता में विलायक की मात्रा महत्वहीन रहती है और मोललता में विलयन का आयतन महत्व नहीं रखता है। मोलरता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं जबकि मोललता को मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। मोलरता तापमान से प्रभावित होती है जबकि मोललता पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज क्या है। यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml हो तो मोलरता क्या होगी। यहाँ 10% W/W ग्लूकोज का अर्थ है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में प्रेजेंट है। यहाँ 90 ग्राम जल में ग्लूकोज का 10 ग्राम घुला हुआ है। मोललता का सूत्र M बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का अणुभार ऊपर 1000 से गुणा होगा क्योंकि नीचे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में लिया जा रहा है। विलेय का द्रव्यमान अर्थात ग्लूकोज का द्रव्यमान 10 गुणा 1000 बटा विलेय का अणुभार यानी ग्लूकोज का अणुभार 180 और जल का द्रव्यमान यानी विलायक का द्रव्यमान गुणा 90। तो 100 बटा 162 बराबर 0.617 m। ग्लूकोज के मोलों की संख्या। मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए ग्लूकोज के मोलों की संख्या एवं जल के मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्लूकोज के मोलों की संख्या बराबर 10 ग्राम जो कि ग्लूकोज का वेट है और अपॉन 180 जो ग्लूकोज का अणुभार है इज इक्वल टू 0.056।
जल के मोलों की संख्या के लिए जल का द्रव्यमान 90 और जल का अणुभार 18 बराबर 5। दोनों के मोलों की संख्या ज्ञात होने के बाद ग्लूकोज का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज का मोल प्रभाज यानी ऊपर ग्लूकोज के मोलों की संख्या जो कि 0.056 है बटा कुल मोलों की संख्या अर्थात जल एवं ग्लूकोज के मोलों की संख्या का योग 5 धन 0.056 बराबर 5.056 कुल मोलों की संख्या। तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज बराबर 0.056 बटा 5.056 बराबर 0.01 ग्लूकोज का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए जल के लिए यहाँ पर मोलों की संख्या जो कि 5 है और कुल मोलों की संख्या 5.056 बराबर 0.99। यहाँ मोलरता ज्ञात करने के लिए घनत्व का सूत्र लिखेंगे। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। क्योंकि इस प्रश्न में आयतन नहीं दिया हुआ है तो घनत्व की सहायता से हम पहले आयतन को ज्ञात कर लेंगे। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन m/v। चूँकि यहाँ पर घनत्व का मान दिया हुआ है, घनत्व का मान दिया है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। मोलरता का सूत्र है विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान। चूँकि विलयन का आयतन ml में लिया जा रहा है तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। विलेय का द्रव्यमान 10 क्योंकि विलेय यहाँ पर ग्लूकोज है और विलेय का आणविक द्रव्यमान 180 ऊपर 1000 और नीचे हम विलयन का आयतन लिखते हैं। विलयन का आयतन बराबर यहाँ पर द्रव्यमान बटा घनत्व। तो द्रव्यमान है 100 और बटे में घनत्व है तो यह 1.2 घनत्व ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 10/180 जो कि विलेय के मोलों की संख्या हो गई और ऊपर 1000 से गुणा करते हैं क्योंकि यहाँ विलयन का आयतन मिलीलीटर में लिया जा रहा है और घनत्व का जो सूत्र है घनत्व के आधार पर यहाँ घनत्व का मान 1.2/100। तो कुल जो मोलरता का मान है वो होगा 0.667 m। मेथेनॉल में 0.15 मोलर 250 ml विलयन बनाने के लिए आवश्यक बेंजोइक अम्ल की मात्रा की गणना कीजिए। यहाँ पर प्रश्न में WB यानी विलेय का द्रव्यमान पूछा गया है। विलेय यहाँ पर बेंजोइक अम्ल है। चूँकि यहाँ मोलरता का मान दिया है 0.15, आयतन है 250 ml। बेंजोइक अम्ल के लिए हमें आणविक द्रव्यमान पता होना चाहिए, वह है 122। प्रश्न में यदि नहीं दिया है तो भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि C6H5COOH इसका फॉर्मूला है। इसके परमाणु भारों के आधार पर हम इसके अणु भार की गणना कर सकते हैं। तो अब सूत्र लिखते हैं m बराबर WB × 1000 अपॉन MB × V। m यानी मोलरता का मान है 0.15 और WB जो ज्ञात करना है इंटू यहाँ पर 1000, चूँकि नीचे आयतन ले रहे हैं ml में इसलिए ऊपर 1000 से गुणा होगा और नीचे 250 और WB अपॉन MB है। तो MB यहाँ पर बेंजोइक अम्ल का अणुभार है जो 122 है। अब इसे कैलकुलेट करने पर WB ज्ञात करने पर हमारे पास जो मान आता है वह है 4.575 ग्राम। तो 4.575 ग्राम बेंजोइक अम्ल की मात्रा हो गई जिसको 250 ml में घोलने पर जो विलयन प्राप्त होगा उसकी मोलरता होगी 0.15 मोलर। यदि 6.5 ग्राम एस्प्रिन को 450 ग्राम मेथिल साइनाइड या एसीटोनाइट्राइल
में घोला गया है तो एसीटोनाइट्राइल यानी CH3CN में एस्प्रीन के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। एस्प्रीन का द्रव्यमान प्रतिशत के लिए सूत्र है कि विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। तो यहाँ पर विलेय एस्प्रीन है, एस्प्रीन का द्रव्यमान यहाँ पे 6.5 ग्राम है। इसको 450 ग्राम मेथिल साइनाइड या एसीटोनाइट्राइल में घोला गया है तो कुल द्रव्यमान यहाँ पर 6.5 प्लस 450 यानी दोनों को प्लस करने पर हमारे पास कुल द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो यहाँ एस्प्रीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। तो विलेय का द्रव्यमान यानी एस्प्रीन का द्रव्यमान 6.5 गुणा 100 बटा 6.5 प्लस 450। तो इस तरह से हमें कुल द्रव्यमान प्राप्त होगा। जब कुल द्रव्यमान में से उस एक घटक का द्रव्यमान हम ज्ञात करेंगे और गुणा 100 करते हैं तो हमें द्रव्यमान प्रतिशत प्राप्त होगी। और यहाँ हम एस्प्रीन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं, वह है 1.424%। 20% W/W जलीय KI का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति लीटर है। तो KI यानी पोटेशियम आयोडाइड विलयन की मोलरता एवं मोल अंश या मोल प्रभाज की गणना कीजिए। इस प्रश्न में 20% W/W KI का अर्थ है, चूँकि यहाँ जलीय KI दे रहा है तो इसका मतलब है कि KI जल में घुला हुआ है। तो 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड है और शेष जो बचा भाग है यानी 80 ग्राम यहाँ पर जल है। तो जल का द्रव्यमान यहाँ पर होगा 80 ग्राम और पोटेशियम आयोडाइड का द्रव्यमान है 20 ग्राम। पोटेशियम आयोडाइड का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान हमें प्राप्त है, वह है पोटेशियम का होता है 39 परमाणु द्रव्यमान और आयोडीन का होता है 127, दोनों कैलकुलेट करने पर 166। पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या पहले गणना कर लेते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड का द्रव्यमान 20 और आणविक द्रव्यमान 166। तो 20/166 बराबर 0.120। यह है पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या। इस आधार पर हम इसके मोललता की गणना करेंगे। मोललता का सूत्र है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। और यदि हमें विलायक का द्रव्यमान ग्राम में लेना है तो ऊपर हम 1000 से गुणा करते हैं। तो चूंकि इस प्रश्न में हमने ग्राम में लिया हुआ है जल का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। विलेय के मोलों की संख्या हमने ज्ञात किया पोटेशियम आयोडाइड के लिए 0.120 गुणा 1000 बटा 80। तो मोललता बराबर 1.5 स्मॉल m से इसको दर्शाएंगे। मोलरता वाले प्रश्न के लिए हमें यहाँ आयतन नहीं दिया हुआ है तो हम घनत्व की सहायता से आयतन ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर घनत्व बराबर सूत्र है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का मान है दिया हुआ 1.202 ग्राम पर लीटर। चूँकि यहाँ पर द्रव्यमान दिया है यानी पूरे विलयन का जो द्रव्यमान है वो है 100 ग्राम, क्योंकि प्रतिशत में दिया हुआ है पोटेशियम आयोडाइड का द्रव्यमान प्रतिशत दिया है 20 ग्राम यानी 20% यानी 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड 100 ग्राम पूरे विलयन का पार्ट है। तो यहाँ पर विलयन यानी द्रव्यमान होगा विलयन का 100 ग्राम। तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। तो द्रव्यमान है 100 विलयन का अपॉन 1.202। तो इस तरह से आयतन प्राप्त होता है 83.2 मिलीलीटर। इसकी सहायता से हम मोलरता की गणना करेंगे क्योंकि हमने आयतन प्राप्त कर लिया। मोलरता बराबर है विलेय के मोलों की संख्या गुणा 1000 बटा विलयन का मिलीलीटर में आयतन। विलेय के मोलों की संख्या है 0.120 गुणा 1000
बटा विलियन का ml में आयतन, ml में आयतन हमने ज्ञात किया 83.2 मिलीलीटर बराबर मोलरता का मान हमें प्राप्त होगा 1.44 m। यहाँ कैपिटल M से दर्शा रहे हैं, चूँकि मोलरता का प्रश्न है तो कैपिटल M से दर्शाते हैं। अब हम यहाँ मोल प्रभाज वाले प्रश्न को हल करेंगे। मोल प्रभाज के लिए आपको पता है कि हमें पहले प्रत्येक घटक के मोलों की संख्या को ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले हम पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। ये हमने पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या बराबर हमने ज्ञात किया है 0.120, यानी पोटेशियम आयोडाइड का द्रव्यमान 20 और उसका आणविक द्रव्यमान 166 करने पर जो वैल्यू आती है वो है 0.120। जल के मोलों की संख्या, जल का द्रव्यमान यहाँ पर है 80 ग्राम और उसका आणविक द्रव्यमान है 18। 80/18 करने पर जो मान प्राप्त हुआ है वह है 4.44। अब किसी एक घटक का मोल प्रभाज यदि ज्ञात करना होता है तो जिस घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखेंगे। तो पोटेशियम आयोडाइड का मोल प्रभाज बराबर 0.120 बटा कुल मोलों की संख्या, यानी उस पूरे विलियन में प्रेजेंट जो भी घटक हैं उसके मोलों की संख्या का योग। तो यहाँ चूँकि दो घटक हैं पोटेशियम आयोडाइड और जल, तो पोटेशियम आयोडाइड और जल दोनों के मोलों की संख्या को प्लस कर लेंगे 0.120 प्लस 4.4, तो वैल्यू आती है 4.560। तो इस तरह से पोटेशियम आयोडाइड के मोल प्रभाज की गणना के लिए हम ऊपर लिखेंगे पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या और नीचे लिखेंगे कुल मोलों की संख्या। तो ये सूत्र में जब हम मान रखते हैं तो ऊपर 0.120 बटा 4.560, तो पोटेशियम आयोडाइड का मोल प्रभाज प्राप्त होता है 0.0263। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलियन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण ज्ञात करना है यहाँ पर प्रश्न में। तो पहले विलियन के लिए या पहले विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को पहले हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए सूत्र है कि प्रथम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, तो चूँकि यहाँ पर 300 ग्राम है और 300 ग्राम है उसका 25% है, तो 300 का 25% निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा विलेय की मात्रा यानी 75 ग्राम। दूसरे विलियन में दिया है 40% के 400 ग्राम, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 400 गुणा 40/100, तो 160 ग्राम जो मात्रा है विलेय की वो दूसरे विलियन में प्रेजेंट विलेय की मात्रा हमें प्राप्त हो गई 160 ग्राम। अब हम यहाँ पर दोनों को प्लस कर देते हैं तो कुल मात्रा प्राप्त होगी विलेय की, तो विलेय की कुल मात्रा बराबर 75 धन 160 बराबर 235 ग्राम। चूँकि यहाँ पर विलियन की कुल मात्रा को भी हमें प्लस करना है, दो प्रकार का विलियन है यहाँ पे, तो 300 ग्राम और 400 ग्राम ये विलियन की मात्रा है। दोनों को प्लस करने पर कुल मात्रा प्राप्त हो गई 700 ग्राम। तो प्राप्त मिश्रण में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए चूँकि यहाँ पर विलेय का जो द्रव्यमान है वो है 235 और कुल विलियन का द्रव्यमान है 700, तो जिस घटक के लिए द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसे ऊपर लिख रहे हैं, तो 235 चूँकि विलेय के लिए द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं और नीचे हम पूरे विलियन का द्रव्यमान लिख रहे हैं वो है 700, तो 235 गुणा 100/700, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करते हैं विलेय की, तो वो आती है 33.57%। एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm द्रव्यमान में है। इस प्रश्न में हमें द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। चूँकि यहाँ पर द्रव्यमान में दिया हुआ है पार्ट्स पर मिलियन और जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले हम 15 ppm का क्या अर्थ है, 15 ppm क्लोरोफॉर्म का क्या अर्थ है वो समझ लेते हैं। 15 ppm क्लोरोफॉर्म अर्थात 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म 10⁶ ग्राम जल में उपस्थित है। यानी 10⁶ ग्राम जल में जो क्लोरोफॉर्म है वह है 15 ग्राम। क्लोरोफॉर्म का अणुभार होता है 119.5। जब द्रव्यमान प्रतिशत हम ज्ञात करते हैं तो विलेय का द्रव्यमान बटा पूरे विलयन का कुल द्रव्यमान। तो यहाँ पर चूँकि क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान है 15 ग्राम तो ऊपर होगा 15 और कुल द्रव्यमान है 10⁶, तो 15 बटा 10⁶ गुणा 100। तो आंसर आता है, यानी क्लोरोफॉर्म के लिए यदि हम द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो वह है 0.0015। दूसरा प्रश्न है मोललता का। मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान और नीचे होता है विलायक का, यानी यहाँ पे द्रव्यमान लेते हैं तो इंटू ऊपर 1000, चूँकि यहाँ पर ग्राम में द्रव्यमान लिया जा रहा है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 बटा 119.5, 15 यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान और 119.5 क्लोरोफॉर्म का आणविक द्रव्यमान, और नीचे हम लिखेंगे 10⁶ ग्राम जल में उसको घोला गया है तो ये विलायक का द्रव्यमान हो गया, और ऊपर 1000 से गुणा करते हैं तो आंसर आता है 1.25 × 10⁻⁻4 स्मॉल m लिखते हैं। चूँकि मोललता का प्रश्न है तो हम यहाँ पर यूनिट के फॉर्म में स्मॉल m लिखते हैं। विलेयता सॉल्युबिलिटी किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली होती है पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता विलेय व विलायक कणों के मध्य अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप होता है। इस तरह विलेयता विलेय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति एवं तापमान दाब पर निर्भर करती है, जबकि ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठोस की द्रव में विलेयता दो कारकों पर निर्भर करती है, विलेय एवं विलायक की प्रकृति पर एवं तापमान पर। प्रायः देखा गया है कि शक्कर एवं नमक जल में आसानी से घुल जाता है, जबकि नैफ्थलीन एवं एंथ्रासीन जल में नहीं घुलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विलेयता लाइक डिज़ोल्व लाइक या समान समान को घोलता है पर निर्भर करता है। ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय घुलता है, जबकि अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। नमक ध्रुवीय विलेय होते हैं जो ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, जबकि नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलते हैं जो कि अध्रुवीय विलायक हैं। आयनिक यौगिकों की विलेयता का कारण विलेय के आयनों एवं ध्रुवीय विलायकों के अणुओं के मध्य उच्च अंतरा आयनिक आकर्षण बल के कारण होता है, जबकि अध्रुवीय विलायकों की विलेयता विलेय विलेय की प्रकृति, विलायक विलायक की प्रकृति एवं विलेय विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब ठोस विलेय को द्रव विलायक में मिलाया जाता है तो विलेय घुलता जाता है और विलेय की सांद्रता बढ़ती जाती है। यह क्रिया विलायकीकरण कहलाता है या डिसोल्यूशन भी कहते हैं। अंततः एक ऐसी अवस्था आती है जब विलेय की और अधिक मात्रा उस ताप पर नहीं घुलती है। विलयन में से विलेय के कण ठोस विलेय की सतह पर टकराते हैं तथा विलयन से पृथक हो जाते हैं। यह प्रक्रम क्रिस्टलीकरण कहलाता है। विलेय की और अधिक मात्रा न घुलने का कारण विलायकीकरण की दर क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर हो जाना होती है। यहाँ पर गतिक साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त होती है। ऐसा विलयन जिसमें ताप और दाब की स्थिर अवस्था में
और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। गतिक साम्यावस्था में विलेय के कण शेष बचने लगते हैं। असंतृप्त विलयन में स्थिर ताप और दाब पर और अधिक विलेय घोला जा सकता है। ठोस की द्रव में विलेयता तापमान पर भी निर्भर करती है। जब ठोस को द्रव में घोला जाता है तो उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। यहाँ बंध को तोड़ने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। ऊष्मा या ताप के प्रभाव से ठोस के अणुओं के बंध टूटते हैं एवं विलेय व विलायक के मध्य नए बंधों का निर्माण होता है। यहाँ घुलने की प्रक्रिया में जो ऊष्मा निकलती है वह ठोस में बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक होगी, तो घुलने की प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहेंगे। और यहाँ ली-शातेलिए सिद्धांत के अनुसार यदि घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक हो तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता कम होगी। विलेय के घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और तापमान बढ़ाने पर विलेयता में कमी होगी। लवण जैसे सीरियम सल्फेट एवं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट की विलेयता तापमान बढ़ाने पर घटती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, यदि घुलने की प्रक्रिया में दी जाने वाली ऊष्मा का मान ठोस में बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा के मान से कम है तो यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। ली-शातेलिए सिद्धांत के अनुसार यदि ताप बढ़ाया जाएगा तो विलेय की विलेयता बढ़ेगी और अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगा जिस ओर ऊष्मा का अवशोषण होता है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड एवं पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है।